Now let's talk about the high rapid vein of the aortic stenosis. तो aortic stenosis में क्या हो रहा है? एओर्टिक वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। एओर्टिक स्टेनोसिस में एओर्टिक वाल्व जो है वो स्टेनोज रहता है, ये ओपन नहीं होता। अब क्या होता है कि जब ड्यूरिंग सिस्टली, ड्यूरिंग वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन, जहां पे वेंट्रिकल्स ने ब्लड को पंप करना होता है थ्रू द एओर्टिक वाल्व इनटू द एओर्टा। लेकिन अगर एओर्टिक वाल्व ओपन ना हो ड्यूरिंग द सिस्टोल, तो उसके नतीजे में क्या होगा? इफ देयर इज फेलियर ऑफ ओपनिंग ऑफ द एओर्टिक वाल्व, तो उसको हम एओर्टिक स्टीनोसिस कहते हैं, एओर्टिक स्टीनोसिस कहते हैं। तो रिगर्जिटेशन क्या है? रिगर्जिटेशन क्या है और स्टीनोसिस क्या है? स्टीनोसिस में क्या डिफरेंस है? रिगर्जिटेशन इज द फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ द वाल्व, ठीक है। और स्टीनोसिस क्या है? इट इज फेलियर ऑफ ओपनिंग ऑफ द वाल्व। तो ये डिफरेंस आपको बताना चाहिए। स्टीनोसिस में क्या होगा? वाल्व स्टीनोस रहेगा, ये ओपन नहीं होगा। तो जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा? फीचर्स डेवलप होंगे। क्या फीचर्स डेवलप होगा? अब चूंकि यहाँ पे वाल्व जो है वो क्लोज रहेगा, वाल्व क्लोज है यहाँ पे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, रेजिस्टेंस है, तो पंप द ब्लड अगेंस्ट दिस स्टीनोज वाल्व। तो ये क्या काज करेगा? इट विल रिजल्ट इन, यस, इट विल रिजल्ट इन लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट में डिफरेंट फीचर्स डेवलप होंगे। उनको भी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं उन फीचर्स को यहाँ पे लिखूंगा। इनमें मर्मर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। और इसके अलावा इन पेशेंट्स में और क्या फीचर्स होंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी इन पेशेंट्स में। इसके अलावा इन पेशेंट्स में क्या होगा? These patients will have increase and systolic volume, increase and systolic volume। और इसके अलावा इनमें S2 स्प्लिटिंग होगी, S2 हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग होगी। और इसके अलावा इन पेशेंट्स में सैड के फीचर्स डेवलप होंगे, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं कि ये फीचर्स कौन से हैं और ये कैसे डेवलप हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वॉल जो है वो स्टीनोस हो चुका है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जब इस स्टीनोस्ड वॉल से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, तो यहाँ पे मर्मर प्रोड्यूस होगा जो कि मिड सिस्टोलिक मर्मर होगा, क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मर्मर होगा, इजेक्शन मर्मर होगा, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर या मिड सिस्टोलिक मर्मर, क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मर्मर होगा। तो ये सिस्टोलिक पीरियड है S1 से लेके S2 तक, ये सिस्टोलिक पीरियड है, ठीक है, सिस्टोलिक पीरियड है। तो इस पीरियड के दौरान यहाँ पे मर्मर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम इसलिए सिस्टोलिक मर्मर कह रहे हैं, ठीक है। ये क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो होगा, यानी इंक्रीज होगा फिर ये डिक्रीज होगा, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर है। एंड दिस मर्मर इज बेस्ट हर्ड एट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको बेस्ट सुनाई देगा और ये रेडिएट करता है टुवर्ड्स दी नेक और कैरोटिड्स। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी टू ओवरकम दिस स्टेनोसिस। तो ओवर टाइम क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल विल अंडरगो हाइपरट्रॉफी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी डेवलप होगी, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी which will result in heaving or displaced backspace, displaced backspeed in patient में डेवलप होगी। अब क्या होगा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी इनमें इंक्रीज हो रहा है, उसका वो कैसे हो रहा है? अब देखें, यहाँ पे क्योंकि फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ब्लड जो है कम मिकदार में यहाँ पे एंटर होगा एओर्टा में, तो एट द एंड ऑफ सिस्टोल ब्लड ज्यादा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आएगा
वो कम स्टेनोसिस की वजह से कम मिकदार में एंटर होगा एओर्टा में, ठीक है। तो ज्यादा मिकदार में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में रहेगा, तो एट द एंड ऑफ सिस्टोल, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे ज्यादा ब्लड रह रहा है, तो उसको हम कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज है, यहाँ पे ज्यादा ब्लड है, और यहाँ पे मजीद वीनस रिटर्न से भी यहाँ पे ब्लड आएगा, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज है। अब क्या हो रहा है कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज है, ज्यादा मिकदार में ब्लड है, लेकिन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर भी जो है स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज रहेगा, देयर विल बी डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज रहेगी। अब कार्डिक आउटपुट के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इन पेशेंट्स में सैड के फीचर्स डेवलप होंगे, ठीक है। यानी कि इन पेशेंट्स में सिंकोप होगा, इन पेशेंट्स में एंजाइना होगा, ठीक है, इन पेशेंट्स में डिस्निया होगा, ये सैड के फीचर्स होंगे। अब ये जो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लो कार्डिक आउटपुट। बेशक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज है, लेकिन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड विद विच इज इजेक्टेड विद ईच सिस्टोल, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। कम मिकदार में ब्लड पंप हो रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो वास्कुलर परफ्यूजन है वो कंप्रोमाइज होगी, वो डिक्रीज होगी। तो जब पेशेंट एक्टिविटी करेगा, एक्सर्शन करेगा स्पेशली, तो उन पेशेंट्स में सिंकोप हो सकता है विद एक्टिविटी, चेस्ट पेन होगा ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ कोरोनरी वेसल्स, सिंकोप होगा ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ सेरिब्रल वेसल्स, और पेरिफेरल जो पेरिफेरल ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, तो पेशेंट में डिस्निया की भी कंप्लेंट होगी, ठीक है। तो सैड के फीचर्स डेवलप होंगे, तो मैकेनिज्म आपको समझ आ गया है। और एक और फीचर है S2 स्प्लिटिंग। अब फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग का आपको पता होना चाहिए कि जो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है उसमें क्या होता है कि वो होती है ड्यू टू डिलेड P2, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग जो होती है वो ड्यूरिंग जी इंस्पिरेशन पे होती है, जिसके जिसके दौरान क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एओर्टिक वाल्व पहले क्लोज होना चाहिए, ठीक है, और P2 बाद में आते हैं। S2 हार्ट साउंड के दो कंपोनेंट्स हैं, A2 और T2। ये नॉर्मली है, पहले A2 क्लोज होता है, P2 क्लोज होता है, लेकिन इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि A2 क्लोज होता है, लेकिन P2 जो है थोड़ा डिले के साथ क्लोज होता हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो पेशेंट्स में S2 स्प्लिटिंग होती है, ये फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है। लेकिन अगर P2 पहले आ जाए और A2 बाद में आए, तो इसको हम कहते हैं अपोजिट स्प्लिटिंग या पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग या रिवर्स स्प्लिटिंग, ठीक है। ये नॉर्मल स्प्लिटिंग है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग है। अगर ये अपोजिट हो जाए यानी A2 डिले हो जाए, ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिलेड P2। और ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ डिलेड A2, क्योंकि एओर्टिक वाल्व की स्टेनोसिस है, ये क्लोज नहीं होगा, बहुत डिले के साथ क्लोज होगा, तो A2 यहाँ पे डिले डिले हो रहा है, तो P2 पहले आ जाएगा, A2 बाद में आएगा, इसको हम रिवर्स्ड या पैराडॉक्सिकल S2 स्प्लिटिंग कहते हैं। तो ये फीचर्स हैं एओर्टिक स्टेनोसिस के। अब उसकी काजेस की बात करें तो एओर्टिक स्टेनोसिस जो है, अगर ओल्डर एज की बात करें तो ओल्डर एज में इसका कॉमन काज क्या है, एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन, एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन ऑफ द एओर्टिक वॉल। ये ओल्डर एज में यूजली मोर देन 60 ईयर्स जो है उनकी एज होती है। और यंग अडल्ट में इसकी कॉमन काज क्या है जी, कंजेनिटल एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस, ये यंग पेशेंट्स में यूजुअली लेस देन 30 ईयर्स। तो ये इसके काजेज हैं, ये इसके फीचर्स हैं और पैथोफिजियोलॉजी है, ये चीजें आपने याद करनी है।